वाई डिड द सोवियत यूनियन एंड वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जब शीत युद्ध की समाप्ति होती है तो दो ध्रुवता का अंत हो जाता है, यानी कि जो दो देश थे अमेरिका और यूएसएसआर, उनका ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर सोवियत संघ बिखर जाता है और अमेरिका की शक्ति पावरफुल हो जाती है और इससे कोई टक्कर लेने वाला कोई देश होता नहीं और अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ता जाता है, जिसे हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये समझाएंगे कि किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, इसके परिणाम क्या थे और इसके कारण क्या थे। ये सभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी करेंगे दोस्तों, कि किस तरीके से जो समाजवाद और जो पूंजीवाद था और जो साम्यवाद, उसका विघटन किस तरीके से पूंजीवाद जीत जाता है, जो उसकी कैपिटलिज्म थी वो आगे निकल जाती है और जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट थी वो पीछे रह जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे और यह भी समझेंगे कि जो अफ़गानिस्तान की नीति थी उसके अंदर अमेरिका, जो यूएसएसआर था, उसने क्यों हाथ डाला था दोस्तों। तो इसमें शुरुआत करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यूएसएसआर से। दोस्तों, यूएसएसआर सोवियत संघ जो गणराज्य है दोस्तों, जो समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य, इसके जो जनक हैं, यानी कि जिन्होंने इसकी जो गठन किया सोवियत संघ का दोस्तों, लेनिन के द्वारा, यानी कि व्लादिमीर लेनिन ने, जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी उसके द्वारा यूएसएसआर का गठन किया है। इसके अंदर 15 देश शामिल थे और इस महान क्रांति के उपज दोस्तों साम्यवादी शासन प्रणाली के कायम, मतलब जो पूंजीवाद महत्व था उसको कम करने के लिए, जो समाजवादी शासन था उसको बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई यूएसएसआर की। उसके उद्देश्य तो दोस्तों, तो उसके उद्देश्य को समझे तो दोस्तों, जो संपत्ति या संस्था थी उसको जो सार्वजनिक संपत्ति में बदलना, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट है उसको जो सरकारी है उसमें, मतलब उसको बराबर करना है। यानी कि जैसे कोई प्राइवेट वर्क है या फिर कोई जो यानी कि निजी संपत्ति या फिर जो निजी कोई भी कार्य दोस्तों, उसको सार्वजनिक कार्य में बदलना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और उसके बाद दोस्तों समझे तो जो समाज की समानता है उसको, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाना, ये सब उसके दोस्तों उद्देश्य थे। जो सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका को छोड़कर विश्व भर में आगे निकलना, यानी कि अमेरिका से आगे निकलना ही इसके उद्देश्य थे। और दोस्तों, जो हम सभी जानते हैं कि फिर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में। दोस्तों, क्या होता है इसके बारे में समझते हैं दोस्तों, जो व्लादिमीर लेनिन थे, वो जो कार्ल मार्क्स थे, उनकी जो विचारधारा थी उससे प्रेरित थे, जिनकी जिनकी विचारधारा थी समाजवाद। और दोस्तों, वे मार्क्सवाद के जो आसारदार जो सिद्धांतकार थे, यानी कि व्लादिमीर लेनिन थे, वो समाजवाद के, जैसे कार्ल मार्क्स ने जो अपनी विचारधारा थी उसके वो समर्थक थे। तो इससे ये क्या कहा जाता है इसके अंदर दोस्तों। फिर इसके बाद जब जो व्लादिमीर लेनिन थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1924 के बाद, तो उसके बाद बनते हैं दोस्तों जोसेफ स्टालिन, जो कि एक तानाशाही नेता थे, डिक्टेटर बहुत थे दोस्तों। ये डिक्टेटर, यानी कि इनका शासन इतना गंदे तरीके से चला दोस्तों कि समाज पूरा यूएसएसआर का विघटन यहीं से प्रारंभ हो गया था। तो क्या था दोस्तों ना, पूरा समझते हैं। जो स्टालिन का शासन आता है तो दोस्तों उसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, लेनिन के बाद जब सोवियत संघ का जो सर्वोच्च नेता था वो था स्टालिन, जोसेफ विसारिनोविच स्टालिन इसका पूरा नाम था। इसने दोस्तों जो सोवियत संघ को बनाने के पूरा मजबूत किया, लेकिन उसके बाद जब इसके अंदर तानाशाही होने लगी, जब उस समय तो दोस्तों जो व्लादिमीर लेनिन थे, तो उस समय तो सोवियत संघ में औद्योगिकरण तेज़ी से हुआ था। लेकिन आगे जाके होता है दोस्तों, जो 1800 लगभग जो आते हैं स्टालिन 1953 के आसपास, जब उनका 1879 उनका जन्म होता है। तो दोस्तों, जब 1953 में तानाशाही नेता स्टालिन बनते हैं वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, और उसी के नेतृत्व में दोस्तों जो मित्र राष्ट्र थे, जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, वो पराजित करने के लिए महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई। इसी में जो आपको पता होगा, जब जब रूस के ऊपर जो जर्मनी था उसने आक्रमण कर दिया था, आपको पढ़ा भी होगा आपने। और उसी जो शीत युद्ध का परिणाम दोस्तों यहीं से ही विघटन चलते जा रहा था, यानी कि 1991 में आपको पता है विघटन हो जाता है। तो इसके बाद फिर दोस्तों स्टालिन के बाद एक और शासक आते हैं जिनका नाम था निकिता खुश्वचेव। तो दोस्तों इनके बारे में समझते हैं। जब दोस्तों 1930 के दशक के आसपास स्टालिन का शासन 1953 तक चलता है, मैंने अभी बताया भी था। जब 1964 में फिर आते हैं दोस्तों ये अगले राष्ट्रपति, वह स्टालिन के तानाशाही जो अधिनायकवादी थे
उनके आलोचक थे, यानी कि क्रिटिसाइज करते थे, इनका आलोचना करते थे। और फिर दोस्तों 1956 में उन्होंने कुछ सुधार भी लागू किया, जैसे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सुझाव रखा, यानी कि देश में जो तानाशाही है उसको ख़त्म किया जाए। और जो सोवियत संघ, जो हंगरी, जो जन विद्रोह हुआ था, आपको पता भी होगा, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में भी आपने सुना होगा दोस्तों, उसको रोकने के लिए इसी समय ये नीति अपनाई थी निकिता खुश्वाचेव ने। इसके बाद आते हैं दोस्तों लियोनिड ब्रेजनेव, इनके बारे में सुनिए तो दोस्तों, इनका जन्म तो 1906 में होता है और इनकी 1982 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये दोस्तों महत्वपूर्ण है नहीं। अब दोस्तों क्या है, जब 1956 जब ये बनते हैं राष्ट्रपति 1982 के आसपास, तो उन्होंने एशिया जो सामूहिक जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसके अंदर सुझाव दिया, यानी कि वह सोवियत संघ के अंदर जो संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर मध्य जो संबंध पारस्परिक जो संबंध थे, यानी कि जिस समय आपको पता ही होगा जब अमेरिका का अपना प्रभुत्व आपको पता भी होगा कि स्पेस वॉर भी हो रहा था इनके बीच, तो इसी समय ही इन्होंने पारस्परिक संबंध बनाने की कोशिश की। और जो चेकोस्लोवाकिया में जो जो जन विद्रोह हो रहा था, आपस में लोग लड़ रहे थे, और उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो सेना का अमर था वो कराया था। तो दुख प्रभाव जो अफ़गान लोग थे, वो जब उसी समय दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव आते तो वो अपनी सेना को बुला लेते हैं ना, उन्होंने भेज दिया था, ये बुलाते हैं 1989 में, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद दोस्तों यूएसएस का विघटन हो जाता है। तो अब आते हैं सीधे दोस्तों इनका जो दोस्तों ब्रेजनेव थे, उनके द्वारा क्या होता है, ब्रेजनेव के द्वारा कि जो पारस्परिक संबंध थे ये बनाना चाहते थे, और जो जो जन विद्रोह होता था चेकोस्लोवाकिया में उसको ख़त्म करना चाहते थे। ये अपनी सेना भेज देते हैं अफ़गानिस्तान में। ये भी एक कारण था दोस्तों, अफ़गानिस्तान से जब उन्होंने नीति अपनाई थी तो ये भी एक कारण था कि जो सोवियत संघ था विघटन हो गया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों मिखाइल गोर्बाचेव, इनका जो दोस्तों इन्होंने 1985 में अपनी राष्ट्रपति की गद्दी संभाली, और 1991 में ये वहाँ तक तब तक रहे। उसके बाद इनको तो नज़रबंद करा दिया। आज तक इनका पता नहीं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, इनका आज तक पता नहीं दोस्तों। ये रूसी इतिहास के जो इन्होंने कुछ सुधार किया था, इन्होंने जो पेरेस्ट्राइका नाम की नीति अपनाई थी, यानी कि पुनर्रचना, और जो ग्लासनोस्त की जो खुलेपन की नीति, आर्थिक नीति थी, उन्होंने चलाई थी, जो ग्लासनोस्त के नाम से जानी जाती है। और जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, इन्होंने जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसके साथ हथियारों की ओर पर रोक कम लगाई, यानी कि उस समय जो यूएसएसआर था, आपको पता होगा, दोनों के बीच स्पेस वॉर या फिर हथियारों की होड़ चल रही थी, उस पर रोक लगाई थी। उन्होंने अफ़गानिस्तान से जो सेना थी 1989 में वापस बुला ली थी, जब अफ़गानिस्तान में विद्रोह हो गया था, आपको पता होगा कि टुकड़ी भेज दी थी अपनी यूएसएसआर को, तो उसी का कारण था दोस्तों यूएसएसआर का विघटन होने का। और अभी पूरा समझेंगे दोस्तों, इनकी नीति अभी काम की नहीं थी, और इनके कारण भी इसका यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। और फिर इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव था उसको कम करने के लिए कुछ अच्छा कार्य करने लग जाते हैं। जर्मनी जो एकीकरण था, आपको पता होगा कि जो दीवार गिरी थी दोस्तों, अभी उसके बारे में हम समझेंगे। जो 1989 में दीवार जो गिर जाती है उसके बारे में हम पूरा समझेंगे कि किस तरीके से जो 1961 में खड़ी होती है फिर 1989 में गिर जाती है, इसके बारे में भी समझेंगे। फिर दोस्तों जो सोवियत संघ का पूरा दोस्तों विघटन का आरोप था ना, मिखाइल गोर्बाचेव को ही लगाया जाता है। तो अब दोस्तों पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि जो यूएसएसआर था उसके विघटन के क्या क्या कारण थे और क्या क्या परिणाम इसके पूरे में समझेंगे दोस्तों। तो चलते हैं पहले दोस्तों बर्लिन की दीवार, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। दोस्तों शीत युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों, वो था बर्लिन की दीवार। 1961 में खड़ी होती है उसकी बर्लिन की दीवार, और ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी यही। 28 वर्षों तक 1989 में पूर्वी जर्मनी के द्वारा आम जनता के द्वारा तोड़ दी जाती है। अब दोस्तों सोच रहे होंगे कि पूर्वी के द्वारा मतलब किस प्रकार से तोड़ी, यानी कि जो यूएसएसआर था, यानी कि जो मतलब मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या है इसके अंदर। जब पश्चिमी था वो तो दोस्तों अमेरिका हो गया, पूर्वी यानी कि जो यूएसएसआर था वहाँ की जनता ने इसका विरोध किया और इसको तोड़ दिया, इनके द्वारा तोड़ा गया। फिर दोस्तों जब गिर जाती है इसको नाटकीय घटना में भी इसको जो दूसरी दुनिया का पता नहीं है इसके नाम से ये सब जानी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है यहीं से ही, और जो साम्यवादी सत्ता थी वो आपको पता ही होगा, विघटन यूएसएसआर का हो जाता है 1991 में दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों क्या था इसके अंदर पूरा समझते हैं। अब समझते हैं दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण।
दोस्तों सोवियत संघ का सबसे जो प्रमुख कारण था विघटन होने का, वो सबसे था जो दोस्तों जो उसकी अर्थव्यवस्था थी वो गिरने लगी थी। जो अर्थव्यवस्था की बागडोर थी वो उन पर संभाल नहीं पा रही थी यूएसएसआर के जितने भी राष्ट्रपति हुए, और ज़्यादा विकास की दर काफ़ी फैली भी नहीं थी। तो इस कारण से भी यूएसएसआर विघटन हो जाता है। और जो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ये मुकाबला कर रहा था आपस में, हथियारों की होड़ कर रहा था, तो ये दोस्तों कहाँ से चल पाता। और इसको सैनिक सहायता भी इसकी कमज़ोर होने लगी थी, जो सैनिक थी। आपको पता होगा वारसा की संधि के बारे में भी आपको पता होगा। वारसा की संधि किसकी संधि थी? यूएसएसआर की। और दोस्तों नाटो किसकी थी? अमेरिका की। और ये सब तो दोस्तों एक सिंपल है, इतना कठिन है नहीं, लेकिन दोस्तों इसकी अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी। ये महत्वपूर्ण जो उसका पॉइंट है ये बनता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण। और दोस्तों फिर है कि जो जनता थी उसके अंदर असंतोष की भावना जागने लगी थी, यानी कि जब जनता ही ये विरोध करने लगा कि ये यूएसएसआर में गलत हो रहा है, तो दोस्तों देश का विघटन तो होके ही रहेगा। ये तो जो जनता की फीलिंग है उसके अंदर तो दोस्तों घटाव आएगा, और जो धीरे धीरे भावना असंतोष की भावना पनपेंगी तो दोस्तों उसका लोकतंत्र जो ख़त्म होने लग जाएगा, और जो सरकार का ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी उसके अंदर, तो विघटन तो होना ही था। और दोस्तों फिर दूसरा था जो पश्चिमी देशों की जो सूचना और प्रौद्योगिकी इसमें प्रगति हो रही थी, जो जो दोस्तों यूएसएसआर की तरफ पीछे जा रहा था, यानी कि जो यूएसए था वो आगे लेकर रहा था अपनी अर्थव्यवस्था में। जितनी भी उसकी स्पर्धाएं थी, उसकी लड़ाइयाँ थी काफ़ी। और लेकिन दोस्तों आपको पता होगा यूएसएसआर ने 1989 में जब वहाँ से वापस सेना बुलाई, तो आपको पता होगा कि उस समय बहुत कुछ खर्चा लगा होगा, तो वहाँ पे उनके पास काफ़ी धन बचा नहीं था। और चौथा था दोस्तों गोरबाचेव के विचार, जो उन्होंने जो नीति अपनाई थी पुनर्रचना की और खुलेपन की, उसके कारण भी दोस्तों यूएसएस का विघटन हो जाता है। इसी समय दोस्तों जो गोरबाचेव थे उनकी आलोचना लोग करने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति, इसने यूएसएसआर का पूरा विघटन करा दिया, 15 देश पूरे अलग अलग हो गए। और दोस्तों फिर आता है सोवियत संघ के। आप समझते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं दोस्तों सोवियत संघ से, हमें मतलब क्या क्या परिणाम हुए। इसके कई सारे परिणाम हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों जो कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि जो शीत युद्ध चल रहा था, उसकी समाप्ति हो जाती है, आपस में होड़ ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों जो विश्व की राजनीति के जो नए समीकरण थे वो उभरने लग जाते हैं, नए नए देश बनने लग जाते हैं। जैसे जो 15 गणराज्य देश थे उसके अंदर रूस अलग हो जाता है, अपना यूक्रेन अलग हो जाता है, बेलारूस अलग हो जाता है, ये सब अलग हो जाते हैं दोस्तों। और एकमात्र महाशक्ति दोस्तों अमेरिका बचता है, और ये मित्रता के सभी देश थे। और इसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक प्रणाली या फिर बाजार अर्थव्यवस्था में सिस्टम में जो मोहर थी, वो सभी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, उसके जब वो उसका ख़त्म हो जाता है तो उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी कि जो अर्थव्यवस्था में दोस्तों आप क्या समझते हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा थी वो आगे बढ़ने लग जाती है, आगे अपना मतलब जो शासन था उसे चलाने लग जाती है। फिर आता है दोस्तों जो स्वतंत्र राज्य, उनका उदय होता है। अभी मैंने बताया जो 15 नए स्वतंत्र देश थे उनका उदय होता है, वो अपनी आर्थिक नीति अलग होती है, उनकी सामाजिक नीति अलग होती है। तो ये सब उसके जब विघटन हो जाता है, उसका रिजल्ट निकल जाता है सोवियत संघ जब विघटन होने के बाद, तो ये सभी अपना अलग अलग कार्य में बढ़ जाते हैं। जो तृतीय विश्व के जो देश थे वो जो उनको गंभीर आघात होती है, उसमें जो सबसे तृतीय विश्व में कौन देश आते थे दोस्तों, ये दोस्तों देखो अब मैं समझाता हूँ। जो उपनिवेशवाद जो देश थे उनको तृतीय विश्व के देश में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे भारत, उनको तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत, ये जो अफ्रीका हो गया, ये सभी तीसरी दुनिया का देश इनको कहा जाता है। और दोस्तों फिर हम समझे पहली दुनिया क्या है दोस्तों? अमेरिका। दूसरी दुनिया यूएसएसआर हो गया। फिर तीसरी दोस्तों ये सभी दुनिया जो भारत हो गया और जो अन्य देश हो गया अफ्रीका, ये सभी उसके अंदर आते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, जो साम्यवाद था वो कमज़ोर होने लग जाता है। जब सोवियत संघ का विघटन का जब ये परिणाम निकलता है, तो उसके बाद जो पूर्व समाजवादी देश थे वो पूंजीवादी होने लग जाते हैं। ये सभी दोस्तों इसके कारण थे, विघटन के परिणाम के, और जो कारण थे कि उसकी अर्थव्यवस्था गिरने लगी थी। दोस्तों इस वीडियो में हमने ये पूरा समझा कि इस तरीके से। अब दोस्तों आखिरी जो टॉपिक है आपको समझ में आएगा, आसानी लगेगी, वो है दोस्तों सोवियत संघ की विशेषताएं। तो उसे समझ लेते हैं दोस्तों, सोवियत संघ की विशेषताएं। दोस्तों यदि हम समझे सोवियत संघ की व्यवस्था के बारे में, तो आपको पता होगा कि अमेरिका को छोड़कर पूरे विश्व में ये सबसे अधिक विकसित देश है। सोवियत संघ जो संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी उसकी, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर हम समझें दोस्तों जो विशाल जो ऊर्जा संसाधन है उसका
बहुत अच्छा था और ज़्यादा भी था। और ये देश उस जो यूएसएसआर था उसके लिए ये सब इसकी विशेषताएँ थी। जो सभी नागरिक थे उनको न्यूनतम जीवन स्तर उनको वहाँ पे एजुकेशन अच्छी थी, उनका जो जीवन था बिल्कुल सही तरीके से था। और जो भी ज़रूरत पड़ती थी नागरिक के लिए, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, ये सभी उसके पास थी। और बेरोज़गारी बिल्कुल भी नहीं थी। सबको अधिकार की बस जो काम की गारंटी थी, अधिकार सबके पास थे। तो ये सभी दोस्तों ज़्यादा इतना कठिन है नहीं आपके लिए, सब चीज़ साधारण है यदि हम समझें ध्यान से तो। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।